नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा रामदेव इतने बड़े बिजनेस के मालिक आखिर कैसे बन गए हैं और अभी जो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो भी उनका मामला चल रहा है वो किस बात को लेकर चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? और क्या यार? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? हाल फिलहाल में जो अभी रामदेव बाबा के जो भी मामले चल रहे हैं उस पर मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं कि आखिर ये किन बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी उन पर जो मामले चल रहे हैं। पहला मामला ये बात है मई 2021 की, जब वो एक बड़े हॉल में सैकड़ों लोग ज़मीन पर मास्क लगाकर बैठे हुए होते हैं उनके सामने, और सामने की साइड मंच लगा हुआ होता है और रामदेव बाबा मंच से ही बोलना शुरू करते हैं। एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। और उसी मंच से रामदेव बाबा कहते हैं कि एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर स्टेरॉइड फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी पर बैन लग गया, बुखार की कोई दवाई कोरोना पर काम नहीं कर रही, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। और दूसरा वाक़या उनका 21 नवंबर 2023 का है, यानी करीब 2.5 साल के बाद। उस वाक़ये में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच ने कहा कि पतंजलि को भ्रामक दावों वाले विज्ञापन तुरंत बंद कर देने होंगे, अन्यथा हर झूठे विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पतंजलि के एक वकील ने कोर्ट में आश्वासन दिया था कि अब ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे। यानी ये जब बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, उसके अगले ही दिन यानी 22 नवंबर 2023 को रामदेव और पतंजलि के चेयरमैन आचार्य बालकृष्णन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दोनों लोग कहते हैं कि बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, ब्लड कैंसर कंट्रोल ही नहीं क्योर करते हैं। अगर हम झूठे हैं तो हमें डेथ पेनल्टी भी दे तो स्वीकार्य है। अब हाल ही में 2 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण हाथ बांधे खड़े हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में बिना शर्त माफ़ी मांगी है। जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन इस हालत में खड़े थे, तब जस्टिस सीमा कोहली कहती है कि आपकी माफ़ी काफ़ी नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनजान बनने का बहाना नहीं कर सकते। सभी तरह के परिणामों के लिए तैयार रहिए, अब हम पत्ते खोल रहे हैं। अभी जो ऊपर के 4 वाक़या जो मैंने आपको बताया, उसमें उनकी क्रोनोलॉजी से रामदेव की शख्सियत का साफ पता चलता है। अब 10 अप्रैल अभी आने वाली है, तभी यानी परसों सुप्रीम कोर्ट में रामदेव की फिर से पेशी होनी है, और देखना होगा कि कोर्ट में उनकी माफ़ी स्वीकार करता है या अवमानना या दोषी मानते हुए उनको सज़ा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा रामदेव के शुरुआती जीवन से कि यहाँ तक पहुँचने की उनके पीछे क्या कहानी रही है उनकी। ये बात 1965 से 1968 के बीच की है, जब हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले के सैयद अलीपुर गांव में रामनिवास यादव और गुलाब देवी का यहाँ पर एक संतान हुई, और उनका नाम रखा था रामकिशन यादव। यही रामकिशन आगे चलकर रामदेव के नाम से जाने गए। जब यही रामकिशन यादव यानी बाबा रामदेव पैदा हुए थे, तब उनके चेहरे में कुछ गड़बड़ी थी।
दवा न मिलने से वजह से आधे चेहरे पर लकवा मार गया और एक आंख भी छोटी रह गई, लेकिन यह सिर्फ हादसों की शुरुआत भर थी। जब रामदेव 2 साल के थे तभी वो एक छज्जे से सिर के बल नीचे गिर गए थे और माथे पर उनके गहरा जख्म मिला था, लेकिन ये चमत्कार ही था कि वो बच गए। बचपन में रामदेव दोस्तों के साथ गांव में तालाब में नहाने जाया करते थे, तब गहरे पानी में डूबने लगे। वहाँ से गुजर रहे एक शख्स ने उन्हें बचाया था। रामदेव जब गुरुकुल में पढ़ने आए तब भी वो अपने घर से भागकर संस्कृत के गुरुकुल में पहुँचे थे, जो कानपुर में स्थित है। और इसी गुरुकुल में उन्हें कोई फॉर्मल डिग्री तो नहीं मिली, लेकिन संस्कृत, वेद, दर्शन, योग और आयुर्वेद के बारे में बताया जाता था। गुरुकुल में भी सहपाठी उनकी आँख की वजह से कानिया कानिया कहकर उनको चिढ़ाते थे, लेकिन रामकिशन बहुत दृढ़ आदमी थे। और कानपुर के गुरुकुल से निकलने के बाद ही जब रामकिशन कलवा के गुरुकुल पहुँचे, वहाँ पर उनकी दोस्ती अपने भविष्य के राइट हैंड यानी आचार्य बालकृष्ण से हुई। अब जानते हैं कि रामदेव ने अपना नाम रामकिशन से कैसे चेंज किया। बात गुरुकुल के कलवा में पढ़ाई के दौरान एक शिक्षक की सलाह पर रामकिशन ने अपना नाम बदलकर रामदेव कर लिया। वहाँ से निकलकर रामदेव ने किशनगढ़ में पढ़ाना शुरू कर दिया था। रामदेव ने उसे बहुत पीटा। बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और हरिद्वार के लिए निकल गए। रामदेव के जो साथी थे आचार्य बालकृष्ण, इन्होंने हरिद्वार में आचार्य करमवीर से रामदेव को मिलवाया था। यहाँ करमवीर ने बालकृष्ण और रामदेव को योग और आयुर्वेद से जुड़ी बहुत सी बातें सिखाई और आश्रम में अपने अंडर रखा। अब जानते हैं कि रामदेव ने अपने संन्यास और ट्रस्ट की शुरुआत कैसे करी। बाबा रामदेव, उनके साथी बालकृष्ण और इन दोनों के गुरु करमवीर ने मिलकर जंगलों में आयुर्वेद के कैंप, योग कैंप और च्यवनप्राश वगैरह बनाने लगे और तभी इन्हें एक स्थायी जगह की ज़रूरत महसूस हुई। कनखल हरिद्वार में कृपालू बाग आश्रम के स्वामी शंकर देव ने उन्हें जगह दे दी। रामदेव ने जीवराज भाई पटेल जैसे कुछ लोगों से आर्थिक मदद भी ली थी और 5 जनवरी 1995 को दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत हुई। इस ट्रस्ट की डीड में स्वामी शंकर देव को इसका संरक्षक बनाया गया, रामदेव को अध्यक्ष बनाया गया, करमवीर को उपाध्यक्ष बनाया गया और आचार्य बालकृष्ण को महामंत्री बनाया गया। 9 अप्रैल 1995 को रामदेव ने हरिद्वार में गंगा के किनारे भगवा वस्त्र धारण कर लिया और संन्यास ले लिया। इसके बाद वो स्वामी शंकर देव के उत्तराधिकारी बन गए। संन्यास लेने के बाद रामदेव योग में लग गए और बालकृष्ण आयुर्वेद में लग गए। इसी आश्रम में दिव्य फार्मेसी की शुरुआत हुई। लेकिन योग और संन्यास लेने के बाद में भी रामदेव का टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है, जब वो टीवी पर आना स्टार्ट हुआ है। 21वीं सदी की शुरुआत थी। सेलिब्रिटी एंकर ओपरा विनफ्रे से लेकर लाइफ टाइम मैगजीन तक के योग के चर्चे थे। लोग योग करना चाहते थे, लेकिन इसके इंस्ट्रक्टर की बहुत कमी थी। इसी दौरान टीवी चैनल का बूम आया। रामदेव ने मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाया और 2001 में 20 मिनट का एक योग कार्यक्रम लेकर संस्कार चैनल पर आने लगे। इसके लिए वो खुद चैनल को पैसे देते थे। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। इस शो के जरिए उन्हें पूरे देश में पहचाना जाने लगा। एक भगवाधारी योगी का इम्पैक्ट घर घर पहुंच गया। 3 साल बाद वो आस्था चैनल में भी लाइव योग सेशन लेकर आने लगे। आज इन दिनों चैनलों का बड़ा मालिकाना हक पतंजलि आयुर्वेद और उनके सहयोगियों का ही पास है। योग के बाद सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था बाबा रामदेव के साथ। उसके बाद में एक शख्स आता है जिनका नाम होता है राजीव दीक्षित। इनकी एंट्री जैसे ही होती है और फिर स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। राजीव दीक्षित इलाहाबाद के प्रयागराज में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे और 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड गैस ट्रेजरी में हजारों लोग मारे गए थे। इसके बाद राजीव ने गांधीवादी विचारों से प्रेरित होकर 1992 में वर्धा से आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। वो कमाल के वक्ता थे। जल्द ही उनके 10 करोड़ सपोर्टर हो गए थे। 2004 में नासिक में राजीव और रामदेव की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत थी। इस तरह राजीव बाबा रामदेव के पॉलिटिक्स मेंटोर बन गए थे। बाबा रामदेव की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ND तिवारी और यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से बहुत अच्छी बनने लगी थी। इसी दौरान रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की शुरुआत की और हरिद्वार में ज़मीनें खरीदी। रामदेव ने राजीव दीक्षित के साथ भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन एक राजनीतिक पार्टी बनेगा
और वह सभी 543 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर चुनाव लड़ेंगे। इस बीच नवंबर 2010 में राजीव दीक्षित की छत्तीसगढ़ के भिलाई में अचानक मौत हो गई और उनका यह राजनीतिक सपना अधूरा रह गया। अब राजीव दीक्षित की मौत के बाद में 2011 में रामदेव बाबा ने अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ज्वाइन कर लिया। इसके बाद 4 जून 2011 से रामलीला मैदान में उन्होंने अपना भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह शुरू किया। अन्ना आंदोलन के बाद में 2012 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मोदी के लिए प्रचार कर दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में जेएनयू के प्रोफेसर अरुण कुमार और 2 अन्य रिसर्च पेपर के आधार पर रामदेव ने काले धन का मुद्दा उठाया। अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के लिए ये परफेक्ट स्लोगन साबित हुआ। रामदेव ने पीएम मोदी के साथ कम से कम 4 रैलियां साझा की। और दूसरी तरफ एफएमसीजी सेक्टर में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड 2009 में शुरू हुई। उसने हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर जैसी स्थापित कंपनियों में खलबली मचा दी थी। रामदेव ने 50 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत की थी, जो अब करीब 500 प्रोडक्ट तक पहुंच चुका था। 2012 तक कंपनी का टर्नओवर 450 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2016 तक बढ़कर 5000 करोड़ रुपए हो गया। सिर्फ 4 साल में 11 गुना बढ़ोतरी हुई। अभी पिछले वर्ष 2022 और 2023 में टर्नओवर 31,000 करोड़ रुपए हो गया है। रामदेव को राजनीतिक दोस्ती का बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने फरवरी 2015 में योग से जुड़े चैरिटेबल ट्रस्ट की आय को सर्विस टैक्स के दायरे से भी बाहर कर दिया। 2017 के राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के सत्ता के आने के बाद से राज्य सरकारों के साथ लैंड डील में पतंजलि को 336 करोड़ रुपए की रियायत दी गई। यूपीए सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में उल्लंघन का एक केस दर्ज किया था और बीजेपी सरकार में ये केस बंद कर दिया गया। बालकृष्ण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक केस 14 से बंद कर दिया गया है। और सीबीआई ने रामदेव के जो गुरु रहे थे शंकरदेव, उनके भी रहस्यमय तरीके से गायब होने के मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। 2015 में उत्तराखंड पुलिस ने भी रामदेव के भाई राम भरत को मारपीट के केस में गिरफ्तार किया था। बाद में वो बेल पर बाहर आ गए। रामदेव वैसे भी कई बार विवादों में रहते ही है। रामदेव कई बार पहले भी कह चुके हैं कि समलैंगिकता एक रोग है और आयुर्वेद में इसका इलाज है। 2013 में रामदेव ने एक रैली में यह कहकर हंगामा मचा दिया था कि टोपी पहनने वाले भारत माता की जय नहीं बोलते। जब बाबा रामदेव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार कर रहे थे, तब रामदेव ने कहा था कि विदेशों में 1,00,000 करोड़ रुपए काला धन सिर्फ मोदी ही ला सकते हैं और इससे देश विकसित होगा। उसी दौरान रामदेव ने यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अभियान चलाया था और कहा था कि कीमतें 35 रुपये लीटर होनी चाहिए। काला धन और पेट्रोल की कीमतों के बारे में एक पत्रकार ने हाल ही में एक सवाल किया था, तो रामदेव बोले थे कि हाँ, मैंने कहा था, पूछ पाड़ेगा मेरी। 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोग अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा, चुप हो जा। अब आगे 2006 में कम्युनिस्ट पार्टी की एक नेता है वृंदा करात, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि बाबा रामदेव की फार्मेसी में बनने वाली दवाइयों में जानवरों और इंसानी हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। वहीं साल 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा। वहीं साल 2015 में भी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद CSD ने अपने सारे स्टोर से आंवला जूस हटा दिए थे। 2017 में नेपाल सरकार ने दिव्य फार्मेसी के 7 प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी थी। सरकार ने इसे इंसान के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नहीं बताया था। 2018 में भी FSSAI ने पतंजलि मेडिसिन प्रोडक्ट गिलोय धनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। लेकिन हाल फिलहाल का मुद्दा क्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगाई?
इसकी शुरुआत होती है 10 जुलाई 2022 को अखबारों में छपे एक विज्ञापन से। अंग्रेजी में छपे इस विज्ञापन का शीर्षक था मिसकॉन्सेप्शंस सेपरेट बाय एलोपैथी, यानी एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलतफहमियाँ। एड में थायराइड, आँख और कान की बीमारियाँ, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, स्किन डिजीज, ऑर्थराइटिस, अस्थमा और कई अन्य बीमारियों के इलाज में एलोपैथी को नाकाम बताया गया। साथ ही पतंजलि की दवाइयों को और योग द्वारा इन सभी बीमारियों को पूरी तरह ठीक करने के दावे किए गए। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन को लेकर याचिका दायर कर दी। अब IMA का तर्क था कि पतंजलि के दावे ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमिडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सीधा उल्लंघन करते हैं। और इन्हीं याचिकाओं में बाबा रामदेव के दिए गए कुछ विवादास्पद बयानों का भी जिक्र किया गया है। मसलन एलोपैथी को बेवकूफ़ और दिवालिया बनाने वाला विज्ञापन बताना, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल से लोगों की मौत का दावा करना। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई उसके बाद क्या बयानबाजी हुई है। 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन और बीमारियों के इलाज के झूठे दावे करने के लिए फटकार लगाई और ऐसे विज्ञापनों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दे दी। अब पतंजलि के वकील ने कोर्ट में आश्वासन दिया था कि अब ऐसे विज्ञापन नहीं जारी किए जाएंगे, मीडिया में कोई भी कैजुअल स्टेटमेंट नहीं देंगे। हालांकि वादे के उलट पतंजलि ने विज्ञापन जारी रखे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया और इस मामले पर केंद्र सरकार से भी नाराजगी व्यक्त की। कोरोनिल के जारी होते समय नरेंद्र मोदी सरकार के 2 मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी रामदेव के साथ स्टेज पर मौजूद थे। अब 2 अप्रैल 2024 को आचार्य बालकृष्ण और रामदेव ने बिना शर्त माफ़ी मांगी है। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि कंपनी के मीडिया विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी और इस माफ़ीनामे में विज्ञापन को फिर से प्रसारित न करने का वादा किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने हफ्ते भर के अंदर हलफनामा दाखिल कर बताना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। दोनों को अगली सुनवाई 10 अप्रैल को हाजिर भी रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र ने मामले में आंखें क्यों बंद कर रखी है, जबकि पतंजलि ये बात फैला रही है कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के रवैये पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाई क्योंकि उसने केंद्र सरकार के 2 दिनों में कार्रवाई करने के आदेश के बावजूद मामले में सिर्फ नोटिस जारी करके हाथ झाड़ लिए। इस मामले में अगले सुनवाई के दिन उत्तराखंड शासन को भी हाजिर होने का आदेश दिया गया। अब मेरे हिसाब से आगे रामदेव पे क्या कार्रवाई हो सकती है। सामान्य तौर पर जब कोई व्यक्ति माफ़ी मांग लेता है तो उसे कोर्ट स्वीकार तो कर लेता है और आगे कार्रवाई नहीं करता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना उचित आधार के जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता है तो कोर्ट उसे सज़ा जरूर देता है। अब रामदेव और बालकृष्ण के मामले को अगर देखें तो इन्होंने जो भ्रामक विज्ञापन मामले में इनको सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। भ्रामक विज्ञापन के मामले में पहली गलती पर 6 महीने की जेल होती है और जुर्माना भी लगता है और दोबारा गलती होने पर जुर्माने के साथ दोगुना हो सकता है और सज़ा भी दोगुनी हो सकती है। अब इस मामले पर रामदेव ने भले ही माफ़ी मांग ली है, लेकिन वो आगे भी इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद का रंग देने की कोशिश कर सकते हैं। रामदेव अच्छी तरह समझते हैं कि ये एक ऐसी डिबेट है जिसका फ़ायदा हमेशा पतंजलि आयुर्वेद को ही मिलेगा। अब आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के खिलाफ़ क्या कार्रवाई करती है, या इन्हें माफ़ी कर देती है या सज़ा जारी रखती है। ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।